नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 19 जिसका नाम है जैव विविधता तथा उसका वर्गीकरण। जैसे कि आपको पता है, पिछली कक्षा के अंदर हमने बात की थी जंतु जगत की। जंतु जगत में भी किसकी बात की थी? नॉन कॉर्डेटा प्राणियों की बात की थी, जिसके अंदर हमने पॉरीफेरा, एकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एस्केहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज इन सब के बारे में बात की थी। आज की इस कक्षा के में हम बात करने वाले हैं कॉर्डेटा प्राणियों की। कॉर्डेटा कौन होते हैं? जिनके अंदर जो आपके भ्रूण के विकास के टाइम किसी भी टाइम पर जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है उन्हें अपन कर देते हैं कॉर्डेटा प्राणी। अब इस कॉर्डेटा के अंदर कौन कौन जो है आपके सम्मिलित हैं, इसके बारे में ही आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉर्डेटा की। तो उपफाइलम क्या है इसका? वर्टिब्रेटा, जिसे अपन क्या कहते हैं? मेरुदंडीय, यानी कि जिनके अंदर मेरुदंड क्या होगी? प्रेजेंट होगी, उपस्थित होगी, उन्हें अपन कह देंगे वर्टिब्रेटा। ठीक है। अब इस वर्टिब्रेटा के अंदर हम किन किन को पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी क्लास पढ़ने वाले हैं? तो देखो, कॉन्ड्रिक्थीज जिसे अपन कहते हैं, ये जो ऑस्ट्रिक्थीज है और कॉन्ड्रिक्थीज है, ये दोनों किसके अंदर आती है? पिसीज के अंदर आती है, यानी कि मछली के अंदर आएंगी। दोनों क्या है? ये मछलियों के प्रकार हैं। ठीक है। फिर आप कौन सी क्लास पढ़ेंगे? एम्फीबिया, जो कि आपके क्या होते हैं? ये होते हैं बच्चे उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों पे रहेंगे। ठीक है। रेप्टेलिया को अपन बोलते हैं सरीसृप। तो सरीसृप जो आपके कौन होते हैं? सरीसृप होते हैं जो कि रेंग कर चलते हैं, जैसे कि सांप हो गए, छिपकली हो गई। ठीक है। बात करते हैं एबीज। एबीज में आपके कौन आते हैं? जितने भी पक्षी हैं वो सारे आपके आते हैं एबीज के अंदर। और बात करते हैं अपन मैमेलिया। तो मैमेलिया का मतलब है स्तनधारी, जिनमें भी स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है वो सारे आ जाएंगे आपके किसके अंदर? मैमेलिया के अंदर। ठीक है। तो इन सब के बारे में एक एक करके यहाँ पर अपन बात करते हैं। देखिए, अपना पहला है क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। तो ये आपके कंकाल जो है इनका किसका बना हुआ होता है? उपास्थि का बना हुआ होता है। इनका जो कंकाल होगा वो उपास्थि का बना होगा। किसमें? आपके कॉन्ड्रिक्थीज में। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रिक्थीज की, तो उनका जो कंकाल होगा, दोनों है क्या? मछली के प्रकार, दोनों कहाँ रहेंगे? जल में। लेकिन इनका जो कंकाल होगा वो उपास्थि का बना होगा। लेकिन जो अपन ऑस्ट्रिक्थीज पढ़ने वाले हैं उनका कंकाल किसका बना होगा? अस्थियों का, हड्डियों का। ठीक है। यहाँ पर इसके उदाहरण क्या है? शार्क, सेलफिश, ये इसके उदाहरण हो गए। दूसरी अपन क्लास की बात करते हैं, वो है आपका ऑस्ट्रिक्थीज। तो इनका जो शरीर होता है वो किसका बना होता है? अस्थियों का, यानी कि हड्डियों का बना हुआ होता है। ठीक है। ये समुद्र में भी पाई जाएगी और स्वच्छ जल के अंदर भी पाई जाती है। इनमें श्वसन के लिए, अब जैसे हमारे अंदर तो हमें पता है कि पूरा का पूरा श्वसन तंत्र होता है, लेकिन इनके अंदर, जैसे कि हम तो नाक से सांस लेते हैं, इनके अंदर क्या होता है? श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं जो ओपरकुलम से ढके रहते हैं। तो इनमें क्या होगा? गिल्स पाए जाएंगे जो ओपरकुलम से ढके रहते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे आपके कतला फिश है, यानी कि मछली है, वो आपके क्या है? ऑस्ट्रिक्थीज का उदाहरण है। अब आगे अपन बात करते हैं एम्फीबिया की। तो एम्फीबिया आपके क्या होते हैं? जो आपके जल में भी रहते हैं और जो आपके धरती पे भी रहते हैं। इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? उभयचर। क्या बोला जाता है? उभयचर बोला जाता है। तो देखो, ये मेंढक है, आपको पता है ये आपके पानी के बाहर भी आता है, पानी के अंदर भी जाता है। पानी के अंदर ये क्यों जाता है? ये अपने अंडे देने के लिए पानी के अंदर जाता है और फिर ये जो है धरती पर भी रह सकता है। इसके उदाहरण क्या है? जैसे कि आपका मेंढक हो गया, भूमि पर रहते हैं परंतु जल में अंडे देते हैं और उनका जीवन चक्र वही पूर्ण होता है। जीवन जल और भूमि दोनों के अनुकूल है, यानी कि ये जल में भी रह लेंगे और ये धरती पर भी रह लेंगे। फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सांस लेंगे। उसका उदाहरण क्या है? मेंढक। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि क्लास एम्फीबिया के क्या जो है लक्षण होते हैं और इसके उदाहरण सहित इसको बताइए। तो आप उसमें एक एक दो उदाहरण जो है लिख कर आएंगे। अगली क्लास यहाँ पर अपने आती है रेप्टिलिया।
रेप्टिलिया क्या होते हैं? जो आपके सरीसृप हैं, वो आपके रेंग रेंग कर चलते हैं, उन्हें अपन कहते हैं रेप्टिलिया। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? सरीसृप लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो होंगे ये क्या करेंगे? आपके रेंग रेंग के चलेंगे। भूमि के जंतु पर और भूमि पर ही अंडे देते हैं। शल्कों से ढका इनका शरीर होता है। आप देख रहे हो इस तरीके से ये शल्क जो है इनके शरीर पर मौजूद होते हैं, जैसे कि आपके सांप हो गया, जैसे कि आपका छिपकली हो गई, जैसे कछुआ हो गया, ये सब क्या है? रेंग रेंग के चल रहे हैं। तो इनको अपन क्या कहते हैं? रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप कहते हैं। ठीक है, अगला अपना जो क्लास आता है वो आता है एवीज। एवीज के अंदर आपके क्या आते हैं? पक्षी आते हैं, जो कि अपना जीवन कहाँ पे? हवा में व्यतीत करते हैं। जो उड़ते हैं वो आपके एवीज के अंदर आते हैं। जैसे कि आपके क्या हो गई? चिड़िया हो गई, कबूतर हो गए, सब किस में आएंगे? एवीज के अंदर होंगे। इनमें किसी भी चीज़ का खाना खाने के लिए ऐसे हमारी तरह मुंह नहीं होता। इनके पास क्या होती है? अपनी चोंच होती है, जिसी के द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वायवीय जीवन व्यतीत करते हैं। अस्थियां वजन में हल्की होती हैं। भोजन हेतु इनके पास चोंच होती है और उड़ने हेतु पंख होते हैं। और उदाहरण क्या है इसका? बर्ड यानी कि चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर पापा की परी नहीं आएगी क्योंकि उसके पंख नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे पक्षी आ जाएंगे। बात करते हैं अगली क्लास की, वो क्या है? आपके मेमेलिया। तो जो मेमेलिया है उनको अपन क्या कहते हैं? स्तनधारी, यानी कि इनके अंदर क्या होगा? स्तन ग्रंथियां मौजूद होंगी। स्तन ग्रंथियों का क्या काम होता है? स्तन ग्रंथियों के द्वारा जो दूध है वो उत्पन्न होता है, और यही जो दूध है वो एक शिशु को, जो एक नवजात शिशु होता है, उसको पिलाने के काम में आता है। यानी कि सभी स्तनधारियों के पास स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं। नवजात शिशु हेतु दूध उत्पन्न करने के लिए स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति होती है। किसके अंदर? मानव के अंदर होती है। जैसे चूहे हैं, जैसे गाय है, जितने भी ऐसे जानवर हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो आपके किस में आते हैं? मेमेलिया के अंदर आएंगे। रोमयुक्त त्वचा होती है, शरीर बालों से ढका होता है। उदाहरण क्या है? गाय है, चूहा है, मानव है, भैंस है, बकरी है, सब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? आपके मेमेलिया के अंदर आ जाते हैं। तो ये बात हुई अपने यहाँ पर किसकी? कॉर्डेटा की, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद होती है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बात करते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण जो है वो क्यों जरूरी है, कैसे हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं, और जैव विविधता का संरक्षण होता क्या है। सबसे पहली चीज तो देखो, हमें पता है कि जैव विविधता क्या है? सारे जीव जंतु है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी छोटे जो है जीव है, सबको मिला के अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब ये जैव विविधता को संरक्षित करना क्यों आवश्यक है? संरक्षण का मतलब है इनको बचा के रखना, क्योंकि हमें पता है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। हम पेड़ पौधों पर निर्भर है, पेड़ पौधे हम पर निर्भर है, और कई और दूसरे जानवरों पर भी निर्भर है, केंचुए पर भी निर्भर है खाद के लिए, कुछ बैक्टीरिया पर यानी कि जीवाणुओं पर भी निर्भर है। यानी कि हम सब एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, अपनी चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर है पूरी तरीके से। तो अब जब हम इनका बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको काम में ले रहे हैं, तो ये क्या है? खत्म होती जा रही है। तो इसको बचा के रखना ही क्या है? इसका संरक्षण है। ठीक है, मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जैसे हमें भाई पेड़ों से लकड़ी मिल जाती है, पेड़ों से बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, तो हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमें अपने घर बनाने हैं, तो क्या करते हैं कि इन पेड़ों को काट देते हैं, अपने घर बना लेते हैं, जंगल के जंगल नष्ट कर देते हैं, या फिर इनमें आग लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। यानी कि हम अपनी जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे नुकसान किसे होगा? हमें ही तो नुकसान होगा आगे जाके, हमें ही चीजें नहीं मिल पाएंगी। एक पूरी प्रकृति के अंदर जो सामंजस्य बैठा हुआ है वो नहीं रह पाएगा। इसीलिए जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक होता है। देखो, हम सभी को जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयत्न करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे पे क्या है? निर्भर है।
सभी जीवन न केवल एक दूसरे पर निर्भर है, साथ साथ मिलकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। अब मान लो कि हम निर्भर है पेड़ पौधों पे खाने के लिए। अब सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो हम तो भूखे मर जाएंगे ना, यानी कि प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मान लो कि पेड़ पौधे या फिर छोटे जानवर कोई खत्म कर दिए। अब छोटे जानवर अगर पूरे खत्म हो गए तो आपके बड़े जानवर उनको खाने के लिए छोटे जानवर नहीं मिलेंगे, फिर वो कोई और चीज खाने लगेंगे, तो प्रकृति में क्या हो जाएगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो प्रकृति का सामंजस्य बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। हमारे देश के पेड़ पौधे और जंतु हमारी धरोहर है, हमें अपनी धरोहर को संरक्षित रखना है। आगे देखिए, प्रकृति में सामंजस्य बनाए रखने में जैव विविधता की भूमिका। क्या भूमिका है, तो देखो, जैव विविधता प्रकृति में साम्यावस्था बनाए रखती है क्योंकि सभी प्रकार के प्राणी जीवित रहने के लिए योग्यता रखते हैं। भाई सभी को जीने का अधिकार है, सभी उसके लिए योग्य है। बैक्टीरिया और कवक विभिन्न प्रकार के जीवों को भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से जैव पदार्थों को पुनर्चक्रित करते हैं। अब मान लो कि आपके बैक्टीरिया और कवक खत्म हो जाए तो क्या वो पुनर्चक्रण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मान लो कोई और जानवर या कोई और छोटे जीव, सूक्ष्म जीव खत्म हो जाए, पेड़ पौधे खत्म हो जाए, तो क्या प्रकृति का सामंजस्य बना रहेगा? नहीं ना, सब बिगड़ जाएगा क्योंकि हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। शैवाल व अन्य पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार सभी जीवित प्राणियों के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो तो आपके भोजन का निर्माण नहीं होगा। आगे जाके लोग क्या खाएंगे? कीट और चमगादड़ फूलों को परागित करते हैं, जंतु बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। हमें पता है कि परागण क्या होता है। परागण होता है किसी एक पुष्प के जो पराग कण है, यानी कि नर युग्मक है, किसी दूसरे पुष्प के मादा युग्मक तक जाते हैं, उसे अपन कहते हैं परागण। अब जब ये दोनों युग्मक मिलते हैं तभी तो एक नया बीज उत्पन्न होता है। अब मान लो कि ये दोनों बीज मिले ही ना, ये दोनों चीजें, अब मान लो कि दोनों युग्मक मिले ही ना, तो बीज कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा ना, तो नया पौधा नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? कीटों की, चमगादड़ की, इन सब की जरूरत है जो कि आपके परागण करते हैं। इसीलिए हमें जो है अपनी प्रकृति का संरक्षण करना आवश्यक है। आगे देखिए, विभिन्न परितंत्र जैसे कि वन, मरुस्थल, जलाशय, वेटलैंड यानी कि जो आर्द्र भूमि है, अपनी चारित्रिक जैव विविधता को बनाए रखते हैं। इनमें से कुछ अपनी अनूठी खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के अभिन्न अंग है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि पेड़ पौधे हैं, उन पे मान लो कोई टिड्डा जो है वो क्या है? निर्भर है। टिड्डा पेड़ पौधे खा रहा है, टिड्डे को खा रहे हैं मेंढक, मेंढक को खा रहे हैं सांप। ये तो क्या है? एक खाद्य श्रृंखला हो गई। अब बहुत सारी ऐसी श्रृंखलाएं मिलके किसका निर्माण करती है? खाद्य जाल का निर्माण करती है। इस तरीके से आपके वन में, मरुस्थल में, जलाशय में क्या बनता है? पूरा इन सब के बीच में एक विशेषता होती है कि ये सब आपस में सामंजस्य बनाए रखते हैं। देखिए आगे, जैव विविधता संरक्षण मानव जाति द्वारा हम क्या कर रहे हैं? अपने घर बनाने के लिए या फिर अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए सारी जैव विविधता जो है उसको नष्ट कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। अगर जंगल कट जाएंगे तो जंतु कहाँ पर रहेंगे? उनको वहाँ से जाना पड़ेगा, फिर उनको उनके प्राकृतिक आवास से जब जाना पड़ता है तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से मानव जाति द्वारा घरों, इमारतों, सड़कों, रेल की लाइनों, पत्थर तोड़ने और कृषि के कार्यों के लिए भूमि के अधिक प्रयोग द्वारा न केवल पौधे और जंतुओं के निवास स्थल नष्ट हुए हैं बल्कि जैव विविधता भी खतरे में आ गई है। ये हम लोग ही है जो हमारी जैव विविधता को नष्ट करने पे लगे हुए हैं। हमें ही इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जैव विविधता की सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो आप क्या कर सकते हो अपनी जैव विविधता को बचाए रखने के लिए? लुप्त होती जैव विविधता के विषय के बारे में चेतना जागृत कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि भाई अगर तुम ये पेड़ पौधे काट दोगे तो यहाँ पर रहे जो जानवर है, पक्षी है, वो कहाँ जाएंगे? उनके तो घर नष्ट हो गए। कोई मान लीजिए कि कोई आकर आपका घर तोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? आपका घर उजड़ जाएगा, आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसी तरीके से ये भी तो इनके घर होते हैं, जो जंगल है वो इन जानवरों के घर हैं। अगर आपने उनके प्राकृतिक आवास ही उजाड़ दिए तो वो कहाँ पर रहेंगे? इसीलिए हम लोगों के अंदर ये चेतना जागृत कर सकते हैं ना कि भाई तुमसे अगर तुम्हारा घर छीन लिया जाए तो क्या होगा।
इन जीवों के निवास स्थलों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में भी बात कर सकते हैं कि हमारी क्या इनसे आवश्यकता है, इनकी हमसे क्या आवश्यकता है, क्यों ये हमारे जैव विविधता के लिए आवश्यक है और क्यों इनका संरक्षण आवश्यक है। जैव विविधता के संरक्षण के विषय पर निबंध लेखन और नारे लिखने की प्रतियोगिताएं की जा सकती है, क्योंकि अगर निबंध लिखेंगे, नारे लिखेंगे तो हो सकता है लोग इससे क्या हो जाए, जागृत हो जाए और हम हमारी जैव विविधता को बचा सके। तो यहाँ पर आपका ये जो पाठ है वो कंप्लीट होता है। आपका अध्याय नंबर 19 पूरा हो चुका है। आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है कॉर्डेटा प्राणियों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा है मछलियों के बारे में, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज। फिर हमने पढ़ा है एम्फीबी यानी कि उभयचरों के बारे में, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स के बारे में, एवीज यानी कि पक्षियों के बारे में और मैमेलिया यानी कि स्तनधारियों के बारे में। स्तनधारियों की क्या जो विशेषता होती है, शरीर पर रोम होते हैं, बाल होते हैं, इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है नवजात शिशु को दूध पिलाने के लिए, जैसे कि मानव है, चूहा है, गाय है, भैंस है, बकरी है। बात करते हैं रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स कौन होते हैं, रेंग कर चलने वाले हैं। इनके शरीर पर शल्क मौजूद होते हैं, जैसे कि आपका सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है। बात करते हैं एवीज की, तो एवीज आपके पक्षी, ये वायवीय जीवन व्यतीत करते हैं। फेफड़ों, इनकी जो हड्डियां होती है वो अस्थियां वो हल्की होती हैं, इनमें खाने के लिए चोंच पाई जाती है, जैसे कि आपके चिड़िया हो गई, जैसे कि आपके कबूतर हो गए, ये सब किसमें आते हैं, एवीज के अंदर आते हैं। बात करते हैं एम्फीबिया की। एम्फीबिया क्या होते हैं, जो आपके जल और थल दोनों में रहते हैं, इन्हें अपन उभयचर भी कहते हैं। ये अपने अंडे देने के लिए जल के अंदर जाते हैं, वहां पर इनका जीवन चक्र पूरा होता है और बाकी ये थल पर भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सांस ये फेफड़ों के द्वारा लेते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, मेंढक। बात करते हैं अब ऑस्ट्रिक्थीज और कॉन्ड्रिक्थीज की। तो कॉन्ड्रिक्थीज जो होती है उनका शरीर उपास्थियों का बना होता है, जैसे कि आपके शार्क। ऑस्ट्रिक्थीज आपकी क्या होती है, जिनका शरीर अस्थियों से बना होता है, उसे अपन कहते हैं ऑस्ट्रिक्थीज। ठीक है, यहाँ पर आंसर इसका जो उदाहरण है वो हो जाएगा कतला। तो ये तो हुई अपने कॉर्डेटा की बात। अब बात करते हैं जैव विविधता की। तो जैव विविधता को संरक्षित करके रखना आवश्यक है, क्योंकि जैव विविधता की वजह से ही प्रकृति का सामंजस्य बना हुआ है। ये जैव विविधता को संरक्षण होता क्या है, उसको बचाए रखना उसी का संरक्षण है। अब ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इनके घरों को नष्ट कर दे रहा है, जो आपके जानवर हैं उनके घरों को नष्ट कर दे रहा है। जैव विविधता जो है आपकी खतरे में है, इसीलिए इसको संरक्षित करके रखना आवश्यक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में जागृत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इनके प्राकृतिक आवासों को अगर आप नष्ट कर दोगे जानवरों के, तो वहाँ पर जैव विविधता खत्म हो जाएगी, प्रकृति का सामंजस्य बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये प्रयास आप कर सकते हैं अपनी जैव विविधता को बचाए रखने के लिए, क्योंकि जैव विविधता हमारी क्या है, धरोहर है। इसी के साथ यहाँ पर पाठ हुआ अपना पूरा। मिलेंगे अगली क्लास में अगले पाठ के साथ, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।